Good evening, everyone. So I'm Sachin, and I'm back with a new video. So I hope कि मेरी पिछली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी एंड आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स. सो आज की वीडियो जो रहेगी हमारी दैट विल बी ऑन द गॉस थ्योरम. एंड गॉस थ्योरम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस एंड इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे पास ऐसे है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर आर Ex इक्वल्स टू 50x, Ey इक्वल्स टू 0 एंड Ez इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास किसी रीजन में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x और y की तरफ तो 0 है. x में भी y में भी फील्ड नहीं है और z में भी फील्ड नहीं है, बट x डायरेक्शन में हमारे पास फील्ड है लाइक दिस. ठीक है. सो x डायरेक्शन में हमारे पास कितनी फील्ड है दैट इज 50x. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये SI यूनिट में ही है, न्यूटन पर कूलम. ठीक है. सो दिस इज गिवन इन SI यूनिट्स. सो ये फील्ड हमें गिवन दी है और हमें इस क्यूब में से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसका सॉल्यूशन है जो वो कैसे होगा, लेट्स सी. जैसे कि आपको बताया है कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है. फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस है जो क्रॉस कर रही हैं. द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो हमें इस क्यूब में से निकालनी है. तो आप एक बात को अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x की तरफ है, y और z की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ है तो ऑब्वियसली जो फील्ड है वो इस सरफेस में से पास करेगी एंड इस सरफेस में से पास करेगी. ठीक है. इन दो सरफेस में से फील्ड है जो पास करेगी, बाकी चार सरफेस में से फील्ड है जो वो पास नहीं कर सकती. ठीक है. लेट्स सी कि हम इन दोनों सरफेस में से इसको मैं मान लेता हूं सरफेस नंबर 1 और इसको मान लेता हूं सरफेस नंबर 2. इनमें से हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं. ठीक है. फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है दैट इज E वेक्टर डॉट S वेक्टर. जो E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और S वेक्टर है जो हमारे पास एरिया वेक्टर है. तो ये फ्लक्स मैं पहले सरफेस में से निकालूंगा. ठीक है. जो पहला सरफेस है उसमें से फ्लक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, फिर दूसरे में से फाइंड आउट करूंगा और सिंपली उन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो सिंपली उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ है सिर्फ, y और z का कंपोनेंट नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख लेता हूं 50x i कैप. आई कैप मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आई जो यूनिट वेक्टर होता है दैट डिनोट्स द एक्स डायरेक्शन. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और हमें एरिया की वैल्यू यहां पर प्लग करनी है. ठीक है. एरिया वेक्टर की. ये जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, तो क्यूब आप देख रहे हो, ये जो सरफेस नंबर 1 है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो ये फील्ड जो होगी ये जो सरफेस में से पास करेगी, इस सरफेस का एरिया कितना होगा. क्योंकि आपके पास साइड ए दी हुई है. ठीक है. ये देख सकते हो आपके पास क्यूब की साइड ए गिवन है. तो क्यूब की साइड का जब हमें मालूम होता है तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, साइड का स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, सरफेस वेक्टर हमें निकालना है. ठीक है. तभी हमारे पास फ्लक्स आएगी. सरफेस वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूं, मैं साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर देता हूं. ठीक है. और एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एरिया की वैल्यू तो हमने निकाल ली बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स. तो आउटवर्ड्स तो ये डायरेक्शन बनी है ना, तो नेगेटिव आई डायरेक्शन में बना आउटवर्ड वेक्टर. तो हमारे पास ये जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज इन माइनस आई कैप. ठीक है. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है. जैसे कि पता है हमें I डॉट आई जो होता है दैट इज 1. ठीक है. तो ये हमारे पास बनेगा -50x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर. अब
x की वैल्यू भी पुट करते हैं। x का मतलब है कि जो आपका सरफेस है वो कितनी दूरी पर है फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है हमारा सरफेस ओरिजिन से 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.1। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बन गया 50 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, सो दिस विल बी 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई पहले सरफेस से। ठीक है, फील्ड वेक्टर गिवन है, एरिया वेक्टर हमें निकालना है, फिर उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है और फ्लक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे सरफेस, ये जो नंबर 2 वाला सरफेस है, इसमें से फ्लक्स कितनी जाएगी। तो इसमें से फ्लक्स देख लेते हैं, आंसर वहीं से आएगा सेम इक्वेशन से, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो ई वेक्टर हमारे पास गिवन है एक्स की तरफ 50x आई कैप डॉट एरिया, क्योंकि क्यूब है तो दूसरा सरफेस है वो भी स्क्वायर की शेप में है तो सेम आ जाएगा, बट इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। जैसे इसका भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड था, वो नेगेटिव आई में बन रहा था, अब इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे बनेगा, दैट विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बनेगा तो हम आई कैप लगा देते हैं। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे पास एरिया वेक्टर। सो आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, सो ये हमारे पास बन जाएगा 50x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो अगर हम x की वैल्यू पुट करें, क्योंकि अब आप ये दूसरे सरफेस की बात कर रहे हो, तो ये दूसरा सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है 0.1 और ये भी 0.1 है, देखो। ठीक है, सो 0.1 प्लस 0.1 ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है बेटा, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 को सेपरेट कर लेता हूं 0.1, तो ये 0.1 0.1। ठीक है, तो ये तो बन गया 100 बेटा, और ये बन गया 10⁻³ 0.1 सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास सेकंड सरफेस में से फ्लक्स आ गई। तो हम टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम दोनों को कर देते हैं ऐड, φ1 प्लस φ2। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल फ्लक्स क्यूब में से कितनी आ जाएगी -50 इंटू 10⁻³ प्लस 100 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 100 इंटू 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये है हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्लक्स निकालनी थी, पहले सरफेस से निकाल ली, दूसरे सरफेस में से निकाल ली, टोटल ऐड कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द चार्ज विद इन द क्यूब। तो क्यूब में कितना चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो क्यूब में कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ लग गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था दैट वाज 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और सेकंड का जो आंसर क्या आएगा, सेकंड का सॉल्यूशन है जो वो होएगा गॉस थ्योरम से। तो इसमें से फ्लक्स कितनी है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सो टोटल फ्लक्स हमने निकाल ली है। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, और इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास एनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से हम एनक्लोज्ड चार्ज यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्लक्स जब आ गई तो सिर्फ ये आइडेंटिटी में हमको पुट करना है।
सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये आपका होमवर्क है कि इसको कैलकुलेट करके हमारे पास एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू कितनी आती है। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की वेरिएशन के बारे में कि ये एग्जाम में और किस वेरिएशन से पूछा जा सकता है, तो क्यूब की जगह सिलेंडर वाला क्वेश्चन होता है एक, ठीक है। सो सिलेंडर की शेप में आपको दिया हुआ है, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट तो सेम है। सो पहले सरफेस में से पास करेगी, दूसरे सरफेस में से पास करेगी, तो नेट फ्लक्स है जो हमारे पास दोनों को ऐड करके आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। सो अब हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो बेटा, पहली एप्लीकेशन, पहला जो सॉल्यूशन हम गॉस थ्योरम से करेंगे दैट विल बी electric field due to an infinite line charge, ठीक है बेटा। सो इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो हमारे पास एक तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उससे हम उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मान लो ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये हमारे पास P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर, और ये P पॉइंट कहां पर है, R डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, बट गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। देखो, वैल्यू निकालनी है, बट इसकी डायरेक्शन जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, तभी गॉस थ्योरम लगेगी। सो मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन चार्ज के लिए कैसी होती है, ठीक है। सो डायरेक्शन का आइडिया लेने के लिए मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कंपोनेंट dl लेंथ का कंपोनेंट जिसका चार्ज dq है, उसका जो मैं कंपोनेंट कंसीडर करता हूं। सो अगर हम इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकालें तो फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड्स लाइक दिस। स्मॉल फील्ड है, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल फील्ड आएगी, ठीक है। सिमिलरली इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट हो, सेम कंपोनेंट हो dq, और उसकी लेंथ भी हमारे पास सेम है dl, सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर वो बनेगी ऐसे de, ठीक है। सो de ऐसे बनेगी। अब इन दोनों का अगर हम नेट रिजल्ट निकालें, अगर हम इन दोनों का नेट रिजल्ट निकालें तो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे ऐसे। इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट बनेगा। और इसका एक और कंपोनेंट बनेगा जो वायर के, जो इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक पैरेलल वाला, एक परपेंडिकुलर वाला। सिमिलरली इसके जो हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा एक बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ना, दो ऑपोजिट चार्ज एलिमेंट्स के, एक डीक्यू एलिमेंट है, दूसरा भी डीक्यू एलिमेंट है, इन दोनों की जो पैरेलल कंपोनेंट है फील्ड के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सरवाइव करेगा हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो आपको ये पता चल गया कि जो भी, अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वायर लाइक दिस। इसका कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगी हमेशा।
देयर विल बी नो पैरेलल कंपोनेंट, अगर ये हमारे पास वायर है तो इसका हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा लाइक दिस, ठीक है। देयर विल बी नो पैरेलल कंपोनेंट बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो क्या क्या हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? हमारे पास है भाई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। हमारे पास है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। सो इसकी जो चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ये इनफाइनाइट लाइन है तो टोटल चार्ज तो हमें पता नहीं, हमें पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी है जो वो है लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। सो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा वो है यहां पर। सो ये है आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉस थ्योरम लगाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि गॉस थ्योरम तो लगती है क्लोज्ड सरफेस में से, तो ये तो ओपन है, एक तो वायर है, तो यहां पर हम गॉस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं? सो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के सरफेस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो हेल्प करता है हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करने को, ठीक है। तो ये एक ओपन जो वायर है इसको एक क्लोज्ड सरफेस में बदलकर हम गॉसियन सरफेस की मदद से उस पर हम गॉस थ्योरम है जो अप्लाई करेंगे और फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये जो गॉस सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है, ये सिमेट्री पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सिमेट्री क्या है। जैसे ये हमारे पास एक वायर है, सो एक वायर की सिमेट्री अल्टीमेटली एक सिलेंडर की तरह होती है। सो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक सिलेंडर की तरह बनेगा। तो अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो गॉसियन सरफेस सेम हमारे पास रेडियस का बनता है। जहां पर आपने फील्ड फाइंड आउट करनी है उसी रेडियस का गॉसियन सिलेंडर हम यहां पर एक ड्रॉ करेंगे। सो मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट P, है ना, यहां पर हमने फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस गॉसियन जो सरफेस है इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास L। तो इसी सरफेस पर हम लगाएंगे बेटा गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इस गॉसियन जो सिलेंडर है, गॉसियन जो सरफेस है, इसके आप देख सकते हो कि 3 सरफेस है, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ये बेस नंबर 1 और ये बेस नंबर 2, ठीक है। ये 3 जो हमारे पास सरफेस है। सो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स। सो हम फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। सो फ्लक्स 3 सरफेसेस में डिवाइडेड होगी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्यों? बिकॉज हमारे पास 3 तरह के सरफेस हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक तो ये सरफेस है, पहला बेस, ये दूसरा बेस, और ये तीसरा जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सर इसमें से और इसमें से तो फ्लक्स पास ही नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज अभी पिछली डिस्कशन में हमने ये प्रूव किया है कि जो हमारे पास लाइन चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऐसे, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और अगर वो फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है तो वो इस कर्व्ड सरफेस में से पास करेगी लाइक दिस, ठीक है। इसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं, इसमें से भी कोई फ्लक्स नहीं। तो पहले और दूसरे सरफेस में से तो फ्लक्स जा ही नहीं रही, ये तो डायरेक्टली जीरो है, ठीक है। ना इसमें से फील्ड जा रही है ना इसमें से फील्ड जा रही है, तो इसमें से फ्लक्स तो ऑटोमेटिकली जीरो होगी। तो जो टोटल फ्लक्स जो जा रही होगी वो सिर्फ तीसरे सरफेस में से जाएगी जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, ठीक है।
सो इसकी जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा स्मॉल सरफेस अगर हम यहाँ पर मैं कंसिडर करूँ, तो ये सरफेस होगा हमारे पास ds। इसको इसकी वैल्यू में छोटे सरफेस की वैल्यू में ds कह देता हूँ। और ये जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास ds है, तो इसका जो एरिया जो वेक्टर होगा, ठीक है, इस सरफेस का जो वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जैसे हमने पिछली डायरेक्शन वाला जो प्रूव किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और जहां पर मैंने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया है, तो इसकी जो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं एन कैप कह देता हूं। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये स्मॉल एरिया में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी? फ्लक्स की वैल्यू बनेगी बेटा E डॉट डी एस। ठीक है, और इस E डॉट डी एस को cos 0 डिग्री कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा E डी एस। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सो मैंने यहां पर क्लोज्ड वाला साइन क्यों नहीं लगाया? ये क्यों नहीं लगाया मैंने? बिकॉज मैंने सरफेस को ऑलरेडी ओपन करके लिखा है। ये पहले बेस की बात हमने कंप्लीट कर ली है, ये दूसरा जो बेस वाला सरफेस था उसकी बात कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके लिखा है, तो क्लोज सरफेस का साइन लगाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लक्स आ गई। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स होती है दैट इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू E ds एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ds की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। अगले स्टेप में करके दिखाता हूं। सो और ये इनक्लोज्ड चार्ज, अब इनक्लोज्ड चार्ज की बात आ गई। हमारे पास इनक्लोज्ड चार्ज तो नहीं है, बट हमारे पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है लैम्डा जो गिवन है। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं इनक्लोज्ड चार्ज निकालने के लिए। तो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ हमारे पास L है, सो क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू एल। सो क्यू की वैल्यू अगर हम लैम्डा इंटू एल यहां पर पुट करें अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये जो ds है वे स्मॉल सरफेस है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम ऐसे ही स्मॉल स्मॉल सरफेसेस ऐड करते जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास ऑब्वियसली एक कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। तो टोटल सरफेस बन जाएगा हमारे पास ये कर्व वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर एल। सो ds स्मॉल एरिया, इसकी इंटीग्रेशन मतलब फुल एरिया 2 पाई आर एल। सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल कैंसिल्स विद एल और E की जो वैल्यू आएगी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, देयर इज नो पैरेलल कंपोनेंट। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑफ ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो 1 अपॉन r पर वेरी करती है। सो इट वेरीज विद 1 अपॉन r। सो जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट डिस्कशन रह गई है दैट इज ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। सो E वर्सेस R का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। सो यहां पर बना देता हूं। सो E वर्सेस R का ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? सो ग्राफ हमारे पास बेटा बनेगा हाइपरबोला, बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है ऐसे, इट विल नॉट टच द एक्सेस, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी, इसलिए इसको टच नहीं करवाना आपने। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिक्रीज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सो आई होप कि आप
आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So like, share and subscribe with your friends. So I'll be coming with such videos in the future also. So thank you and have a nice day.